चलिए आप लोग सब उपस्थित हैं। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स में अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके अब हम लोग पढ़ेंगे जो कल टॉपिक पढ़ाए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। आप लोगों को हम पढ़ाए थे गति। गति जो चैप्टर था उसमें मोशन माने गति होता है। गति किसे कहते हैं पहले बताए। गति क्या है, विराम अवस्था क्या है, गति के कितने प्रकार होते हैं, फिर सबका जो है से यहाँ पे हम लोगों ने विश्लेषण किया था। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूरी पढ़ा दिया था। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और एक आध हम लोग न्यूमेरिकल भी बना लिए थे। उसके बाद चाल पढ़े थे, चाल का एसआई मात्रक पढ़े थे। राशि को हम लोग दो भाग में बांटे थे, सदिश राशि अदिश राशि, इसको पढ़ाए थे। वेग क्या है इसको बताए थे, इसके एसआई मात्रक को हम लोगों ने बताया था। इसके बाद जो है से आपको एक आध मैथ दिए थे, फिर औसत चाल के बारे में पढ़ा दिए थे, औसत वेग भी पढ़ा दिए थे। औसत वेग के बाद जो है से आप लोगों को चाल को हम दो भाग में बांटे थे, एक समान चाल और असमान चाल किसे कहेंगे। और हमको पढ़ाना था यहाँ से त्वरण। हमको क्या पढ़ाना था, त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो चलिए यही से शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान से समझिए क्या है ना। एक्सेलरेशन हम लोग समझ ले और त्वरण के बारे में बढ़िया से सीख जाते हैं। आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रहा है सबको? बहुत भारी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बढ़िया से ध्यान देना है। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। अगर बोले तो हम लोग त्वरण के बारे में सीखेंगे। त्वरण क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वेग का मतलब क्या हुआ, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेग की परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए यहाँ पे वेग की परिभाषा क्या पढ़े थे, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट को वेग कहते हैं। और विस्थापन हटा करके दूरी कर दीजिएगा तो उसी को क्या कहते, अगर इसमें यहाँ पे क्या कर लिख दीजिएगा, दूरी लिख दीजिएगा। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी लिख दीजिएगा तो उसको चाल कहेंगे। विस्थापन लिख दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग में क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसको हम लोग पढ़े थे कल। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, मैंने विस्थापन भी पढ़ाए थे। तो क्या पढ़ाए थे, जो सबसे न्यूनतम दूरी है, विस्थापन उसी को ना बोले थे, न्यूनतम दूरी को बोले थे हम लोगों ने। विस्थापन किसको बोला था, न्यूनतम दूरी को। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी हम लोग दिए थे कि जैसे ए से बी को जाने के लिए सब रास्ते हैं, लेकिन यह किस रास्ते से, विस्थापन किस रास्ते से होगा, तो ए से बी जो सबसे शॉर्ट पड़ेगा वो, है कि नहीं। तो यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, है कि नहीं। तो ये बात हमने आपको कहा था। तो इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो अब हम लोगों को पढ़ना है त्वरण। तो त्वरण किसे कहेंगे, तो सीधा लिखेंगे, है ना, कि त्वरण क्या है। तो वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। ये परिभाषा नहीं याद होगा क्या, तो क्या बोलिएगा, अगर कोई आपसे त्वरण पूछ देगा तो उसको क्या पढ़िएगा, वेग परिवर्तन के दर को हाँ त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग छोटा वाला ए से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, छोटा वाला ए से सूचित करते हैं। तो वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन का दर क्या है जरा सा समझिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, इसको अगर फॉर्मूला में पिरोना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन के दर को। तो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कब होगा, जब उसमें समय लगेगा तब होगा। दर को हम लोग क्या कहते हैं, बटा। दर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बटा करके लिखेंगे, है ना। अब कहता कि वेग परिवर्तन के दर, तो वेग का परिवर्तन, जैसे अगर आप मोटरसाइकिल लेकर के चलना शुरू कीजिएगा तो कुछ देर के बाद दूसरा जगह पे पहुंच जाइएगा। तो पहले जो चले 100 और फिर बाद में जो पहुंचे 100, तो यही ना वेग परिवर्तन हुआ। इसी को क्या हुआ, वेग परिवर्तन। तो क्या उसमें समय नहीं लगेगा, समय लगेगा। तो यहाँ पे समय छूटा हुआ है, छूटा हुआ नहीं है, मैंने लुप्त है। आपको पता चल रहा है कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहने से ये पता चल रहा है कि समय इसमें है, लेकिन समय लिखा गया नहीं है। तो त्वरण किसे कहेंगे, तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन कब होगा, जब समय लगेगा तब होगा। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो वेग परिवर्तन बटा समय,
वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन क्या है सो समझ लीजिए। मान के चलिए कि कोई गाड़ी है, तो कोई गाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, जब वह चलना शुरू करेगा, जैसे ही वह चलना शुरू करेगा तो वह उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और जहां चलते चलते जाएगा वह उसका अंतिम वेग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया परिवर्तन, हम लोग दो तरह के वेग को देखे। एक, जब गाड़ी को शुरू किए, तो जब जैसे ही आप शुरू किए तो ये तो प्रारंभ का वेग हो गया, और जहां पे गाड़ी जाकर के रुकेगी, जहां पे गाड़ी जा रही है, वह उसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं, और अंतिम वेग को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से। तो हम लोग अंतिम में जहां जाएगा उसमें से जो प्रारंभ वाला जो है उसको घटा देंगे, तब न हमको वेग निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वेग को हम लोग क्या माने थे, भी, और प्रारंभिक वेग को क्या माने थे, यू। अब बटा समय है तो इसको क्या बोलेंगे, टी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और त्वरण को किससे सूचित करते हैं, ए से। तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए भैया हमारा त्वरण है। अब यहाँ पे भी क्या है, पहले यू को लिख देते हैं, पहले यू आता है, यू के बाद भी आता है। तो यू जो आया, तो यू पहले आता है तो प्रारंभिक वेग, यू क्या हो गया, पहले आया, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग। अब भी यू के बाद आता है, भी क्या होता है, यू के बाद आता है, तब भी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, अंतिम वेग। हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। और टी क्या है इसमें, तो टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। आ गया समझ में। अब यहां एक चीज समझ लीजिए, जैसे इस बात को और समझ लीजिए। अगर जैसे ही कोई गाड़ी चालू हो गई, जैसे ही आप शुरू किए, तो वह यू है, वह क्या है, यू है। और जहां गाड़ी अंतिम किया वहां पर क्या हो गया, भी हो गया। वहां पर क्या हो गया, वो भी हो गया। तो यहां तक की बात समझ में आई सबको। अब जैसे देखिए एक चीज और समझिए, यहां पे बहुत अच्छी बात समझिए आप लोग। ये तो त्वरण हो गया था। त्वरण में हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एकदम एक्सिलरेटर देते हैं गाड़ी में। तो एक्सिलरेटर दीजिएगा तो वो गाड़ी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और एक्सीलेटर दीजिएगा तो और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, और गाड़ी आगे भेजिएगा तो और तेज होगा। लेकिन अगर रास्ते में एकाएक कुत्ता आ जाए, बंदर आ जाए, या कोई व्यक्ति आ जाए, या किसी तरह से हो जाएगा, तो तब आप क्या करते हैं, धड़ाक से आप लोग ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का स्पीड कमता है कि बढ़ता है, कम जाता है। तो गाड़ी का स्पीड जब कमेगा, लगातार अगर मैंने ब्रेक मारते हैं तो पहले क्या एक बैके रुक जाता है कि धीरे धीरे करके रुकता है, धीरे धीरे करके रुकता है। तो अब इस बात को याद रखिए, है ना, अब इस बात को याद रखिए, और नोट में आपको इस बात को जानना है ना, कि लगातार वेग में अगर कमी होगा, एक्सीलरेट करने पर, एक्सीलरेटर देने पर, तो लगातार गाड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते न रहेगा। लेकिन अगर वेग में कमी आ गया, लगातार वेग में जो कमी आती है, लगातार जो वेग में अगर कमी आते रहेगा, तो कमी को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। समझ में आ गई बात है। अगर लगातार वेग में कमी होगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन। समझ में आ गई बात, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन। जैसे अगर मान के चलिए कि आप गाड़ी फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं और कोई चीज आ गया सामने, तो अब तो गाड़ी आपको रोकना ना पड़ेगा, तो रोकने के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, लगातार गाड़ी को धीमा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका स्पीड धीरे 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 क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। तो लगातार अगर वेग में उसका कमी होते जाएगा, लगातार अगर वेग में कमी होते जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मंदन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मंदन। और लगातार अगर वेग में बढ़ोतरी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण। क्या कहेंगे, त्वरण। समझ में आ रही बात ना। ई भी है, मंदन भी त्वरण ही है। मंदन भी क्या है, त्वरण भी है। अरे एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या था, वेग में परिवर्तन। भैया कम भी कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर ज्यादा भी कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन अगर उसमें धीरे धीरे कमने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन। तो मंदन भी क्या हो गया, त्वरणे हो गया, है कि नहीं। यह भी क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो इस बात को समझ में आई सबको बात। अब इस मैटर को और समझिए ध्यान से, अब इस मैटर को और बढ़िया से समझिए। कैसे, देखिए अब इस मैटर को ऐसे समझिए, कैसे समझिएगा। त्वरण जो होता है, तो त्वरण में तो हमको दो तरह का वेग दिखाई दे रहा है,
अगर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो धनात्मक वेग, अगर धीरे धीरे स्पीड को कमा रहे हैं तो ऋणात्मक वेग। हो गया कि नहीं हो गया? उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वेग, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस बात को लिखिए कि त्वरण जो होता है, अब हमको बताइए इस हिसाब से, तो इस हिसाब से त्वरण का कितना वेग हो गया? 2। एक को कहेंगे क्या चीज? धनात्मक वेग। क्या बोलेंगे? धनात्मक वेग, है कि नहीं? एक को क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक वेग, है ना? क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक वेग। समझ में आ रही है बात? अगर धीरे 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 गाड़ी बढ़ने लग रहा है, तो धीरे धीरे गाड़ी अगर बढ़ रही है या एकाएक भी बढ़ जा रही है तो वह क्या कहलाएगा? त्वरण। उसको क्या बोलेंगे? त्वरण। लेकिन लगातार अगर वेग में कमी आ रही है, लगातार अगर वेग में कमी आ रही है तो इसको क्या कहेंगे? मंदन। ऋणात्मक के मतलब क्या? धीरे 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 कमते जा रहा है, कमते जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मंदन। तो मंदन क्या हो गया? ऋणात्मक, और त्वरण क्या हो गया? धनात्मक। धनात्मक वेग हो गया, ई हो गया आपका ऋणात्मक वेग। ऋणात्मक किसको बोलेंगे? धीरे 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 कमी होने को। और धनात्मक वेग किसको कहेंगे? धीरे 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 बढ़ने को। फिजिक्स समझने का चीज है, समझ में आ रहा है तो तब तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपका बकवास लगेगा। ये बात समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? सो अब हम लोग देख लीजिए, अब त्वरण का एसआई मात्रक पढ़ लीजिए। अब देख लीजिए त्वरण का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक देख लीजिए कैसे हो जाएगा। तो भैया त्वरण का परिभाषा भी क्या दिए? वेग परिवर्तन बटा समय। क्या दिए है? वेग परिवर्तन। तो वेग तो हुआ है, तो वेग का हम लोगों का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का कितना मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा समय, बटा समय का मतलब एस, तो इसका मतलब क्या हो गया? एम बटा एस गुना 1 बटा एस, यानी कि मीटर बटा प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटा प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? याद रखना पड़ेगा, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गए? अब हम लोग त्वरण को और देख लीजिए ध्यान से। अब जो त्वरण है, अब त्वरण को और भाग में बांटिए। कैसे बांटिएगा सो समझिए। तो त्वरण जो है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक समान त्वरण, एक क्या देखते हैं? एक समान त्वरण। एक समान चाल किसे पढ़े थे? तो एक समान त्वरण देखेंगे। और एक ठो हम लोग देख लेंगे असमान त्वरण। अब क्या देख लेंगे? असमान त्वरण। असमान त्वरण। तो हम लोग एक समान त्वरण देखेंगे और असमान त्वरण देखेंगे। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जरा परिभाषा पर गौर कीजिएगा, और परिभाषा समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें सीधा सी बात है, एक समान त्वरण की परिभाषा क्या है? देखिए बराबर समय में, है ना, बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, ध्यान समझिएगा, बराबर समय अंतराल में अगर वेग में परिवर्तन होता रहता है, अगर वेग में परिवर्तन एक समान, अगर वेग में परिवर्तन कैसे हो? एक समान। कैसे हो? एक समान हो। वेग में परिवर्तन कैसे हो? एक समान हो, है कि नहीं? एक समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे एक समान त्वरण कहेंगे। एक समान त्वरण कहेंगे, त्वरण कहते हैं। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में अगर वेग में परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन, है कि नहीं, वेग में परिवर्तन एक समान न हो, एक समान न हो, एक समान न हो, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। उसे असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। जरा उदाहरण ले लीजिए तब आपको और समझ में आएगा एक समान त्वरण किसे कहते हैं। जरा उदाहरण से समझिए एक समान त्वरण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया, ए से चला, ठीक है ना, और कहां पहुंचा? बी पर। ए से चलना शुरू किया और कहां पे पहुंचा? बी पर। यहां जब यह चलना शुरू किया तो यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था।
तो 1 घंटा के बाद ये यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? यहां। अब यहां पर जैसे ही पहुंच गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और यहां से चला सी तक। कहां तक चला? सी तक। और सी पर पहुंचा तो इसका स्पीड हो गया कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर आगे बढ़ा तो यहां पहुंचते पहुंचते इसका कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है बात? कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिए। तो अब यहां पे देखिए, क्या वेग बराबर समय, समय तो समय बराबर है 1 घंटा का। 1 घंटा के बाद यहाँ, 1 घंटा के बाद फिर यहाँ, 1 घंटा के बाद फिर यहाँ। अब यहाँ पे देखिए 10 से कितना हो गया? 20, 20 से कितना हो गया? 30, 30 से कितना हो गया? 40। अब देखिए कहता कि बराबर समय अंतराल में, तो समय तो बराबर हो गया, समय तो बराबर हो गया। अगर वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है, वेग में परिवर्तन एक समान कैसे हो रहा है? देखिए वेग परिवर्तन, तो ये देखिए v माइनस यू, क्या लिखेंगे? v माइनस यू, वही ना वेग में परिवर्तन है। तो v क्या है? v क्या है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग तो 20 है। अब प्रारंभिक वेग कितना है? u है, ई वाला है। तो 20 में से 10 गया, कितना हो गया? 10। अब यहाँ अंतिम वेग ई वाला है 30, अब प्रारंभिक वेग हो गया 20, तो 30 में से 20 गया, कितना हो गया? 10। ये अंतिम वेग हो गया 40, और 40 में से 30 गया, कितना हो गया? 10। अब बताइए क्या यहाँ पर वेग में परिवर्तन समान समान नहीं है? 10 10 10 नहीं है? तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। अब आगे कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे समझ में? अब जैसा देख लीजिए, और क्या देख लीजिएगा, सो समझिए। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। इसका उदाहरण हम समझिए, कोई है जो ए से शुरू किया और कहां तक गया? बी पर गया। कहां पर गया? बी पर। अब जो है से बी से कहां फिर जाएगा? सी पर। सी से कहां गया? डी पर। समय सबका समान है, समय सबका समान है, लेकिन हुआ क्या चीज कि यहां से चलना शुरू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहां पर पहुंच गया तो हो गया कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से शुरू किया तो यहां हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर जैसे ही पहुंचा तो ये हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? तो अब देखिए तो क्या हो गया। तो अब ध्यान से समझिए, अब इसमें 15 में से 10 गया, कितना हो जाएगा? 5। 25 में से 15 गया 10, 20 में से 25 गया, ले अब तो 20 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5। अब हमको बताइए, क्या समय अंतराल तो सबका बराबर था, लेकिन यहाँ पे जो त्वरण है, वेग में जो परिवर्तन है, क्या एक समान है? यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ तो आओ घट गया, -5 हो गया, है कि नहीं? तो यह क्या हो गया? एक समान नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? असमान त्वरण। तो यहां तो एक्सिलरेशन है ना, त्वरण जो होगा से एक समान होगा, लेकिन यहां पर जो त्वरण होगा, तो यहां पर त्वरण क्या हो जाएगा? एक समान नहीं होगा, बल्कि माइनस में लास्ट में आ गया। तो माइनस में जाने की वजह से इसको क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। तो अगर इसको त्वरण में लिखिएगा तो इसको लिखिएगा -5, और त्वरण को हम लोग नापते किस में है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको लिखेंगे -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसको मंदन में लिखेंगे तो मंदन में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक। मंदन का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। तो मंदन कितना हुआ? तो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मंदन बोल दिया, इसका मतलब होगा कि अगर मंदन में लिख रहे हैं तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज को त्वरण में लिखेगा तो फिर माइनस लिखने की जरूरत पड़ जाएगा। आ गया समझ में? मंदन में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदन खुद समझ में आता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है समझ जाएगा कि मंदन मैंने माइनस, मंदन मैंने क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि यह -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो माइनस को छुपाने के लिए यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग कीजिए? मंदन का। कौन सा शब्द का प्रयोग कीजिएगा? मंदन का। समझ में आ गई कि नहीं बात? यहां त्वरण देखिए, अगर एक चीज समझिएगा, वेग समान हो, अगर समझ लीजिए इस बात को, अगर वेग क्या आ जाए? समान आ जाए। वेग क्या हो जाए? समान हो। वेग क्या हो? समान हो। समान हो तो याद रखिएगा, वेग समान हो तो त्वरण 0 होता है। त्वरण क्या होता है? 0। त्वरण क्या होता है? 0। समझ में आ गई बात? वेग समान हो तो क्या हो जाएगा? त्वरण 0। जैसे देखिए ध्यान से एग्जांपल के तौर पर, जैसे देखिए यहां से ए है, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है। ए से 10 किलोमीटर चले, फिर यहाँ 10 किलोमीटर चले, फिर यहाँ 10 किलोमीटर चले,
फिर यहाँ 10 किलोमीटर चले, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो यहाँ सब जगह कितना है, सब समान है। तो समान है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। त्वरण कितना हो जाएगा, 0। जब चाल समान हो जाए, है ना, वेग समान हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बराबर क्या बोलेंगे, 0। यहां तक समझ में आ गया सबको बात है? तो आपने अभी क्या देखा, आपने तो ये ना देख लिया जी, आपने क्या देखा कि त्वरण जो है, त्वरण है ना, जब एक समान होगा, देखिए ध्यान से, जब त्वरण एक समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक, है ना। त्वरण जब असमान हो जाएगा, तो त्वरण जब असमान हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि हो जाएगा मंदन। और अगर ऋणात्मक हो जाएगा, अगर यहां पर माने वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। तो त्वरण की कितनी स्थिति हो गई, 3। त्वरण की कितनी स्थिति हो गई, 3, है ना। तो त्वरण किस स्थिति में होगा, अगर धनात्मक है तो एक समान में हो गया, है ना। और अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक अगर हो गया तो ऋणात्मक है ये है तो मंदन हो गया। और एक माने अगर सब जगह वेग समान है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य। वह क्या हो जाएगा, शून्य। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव, और शून्य बोले तो 0। शून्य बोले तो 0। जैसे एक क्वेश्चन आता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। कोई व्यक्ति एक गाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, ले जाना शुरू किया। तो अब बताइए, प्रारंभिक वेग यू होता है, तो यू कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 10 किलोमीटर पर। और धीरे 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 गाड़ी का स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 5 घंटा के बाद। 5 घंटा के बाद वही गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप हमको बताइए प्रारंभिक वेग कितना हो गया यहाँ पे। तो प्रारंभिक वेग तो हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू किए। 5 घंटा के बाद अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गया। समय कितना लिया, 5 घंटा। त्वरण निकालिए, तो त्वरण बराबर ए बराबर क्या लिखा जाएगा, तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v कितना है, 110 घटाओ 10/5 यानी कि 100/5, 5 20 है 100 यानी कि 20। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ गया समझ में, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। देखिए एक चीज और ध्यान से समझिएगा, गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, समझे कि नहीं, अगर रुका हुआ है, कोई भी गाड़ी क्या है, रुका हुआ है, कोई गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी अगर स्टॉप है तो प्रारंभिक वेग तो कुछ नहीं हुआ। जब रुकल है तो कुछ है स्पीड जी, नहीं है स्पीड, तो इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u बराबर क्या हो गया, 0। अगर कोई गाड़ी, है ना, चलते चलते एक बैक रुक जा रही है, या हम लोग उसको रोक दे रहे हैं, अगर वह स्टॉप हो गया, गाड़ी क्या हो गया, अंतिम में जाकर के रुक गया, चल नहीं रहा है, अंतिम में क्या हो गया, रुक गया, तो अंतिम में रुक गया, तो इसलिए v बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अगर अंतिम वेग भी अगर रुक जाएगा तो v कितना हो जाएगा, 0। और जब प्रारंभ में गाड़ी रुकी हुई से शुरू करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में क्या करना है, रखना है। अब देख लीजिए कुछ हिसाब इस पर बनाने के लिए आपको मिलेगा, हम हिसाब बनवाएंगे भी, आपको कुछ हिसाब आपको बनाने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए एक गाड़ी अस्थिर अवस्था से चलना शुरू किया, देखिए क्वेश्चन, एक गाड़ी अस्थिर अवस्था से चलना शुरू किया, अस्थिर अवस्था से चलना शुरू किया। बोले बात समझना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक गाड़ी स्थिर अवस्था से चलना क्या किया, शुरू किया या प्रारंभ किया। 2 घंटा के बाद, कितना देरी के बाद, 2 घंटा के बाद पर उसका स्पीड, उसका वेग कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का हो गया। कितना का हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है। क्या होता है, हो जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है। त्वरण बताइए, त्वरण बताइए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिजिक्स का मैथ बना रहे हैं, है ना, आप किसका मैथ बना रहे हैं, फिजिक्स का। तो कैसे बनाएंगे समझिए। एक गाड़ी स्थिर अवस्था से चलना हुआ, तो गाड़ी पहले किस अवस्था में था, स्थिर। और जब गाड़ी अस्थिर अवस्था में होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। प्रारंभिक वेग किसका कितना हो जाएगा, 0।
अब देखिए कि 2 घंटा के बाद उसका वेग कितना हो गया 50 किलोमीटर, तो अंतिम वेग कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना घंटा के बाद 2 घंटा के बाद, यानी कि 2h। हमको निकालना है क्या चीज त्वरण, तो v माइनस यू बटा टी, यानी कि 50 माइनस 0 बटा टी, यानी कि 50 बटा है ना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, समझे कि नहीं, 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितने बच्चों को बुझाने लगा? चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना। एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना से चलना शुरू करता है। एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है। चलना क्या करता है? शुरू करता है। कितना से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है। 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद गाड़ी है ना ब्रेक मार देती है। 2 घंटा के बाद गाड़ी क्या कर देती है? गाड़ी ब्रेक मार देती है, ब्रेक मार देती है। 2 घंटा के बाद गाड़ी क्या हो गया? रुक गया है। अब हमको बताइए है ना कि इसका त्वरण क्या होगा, है ना, इसका त्वरण बताइए। मार देती है तो ए बताइए, ए कितना होगा? ध्यान से बताइए आप लोग। अब सुनिए कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू कर देता है, तो एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना अगर शुरू कर देता है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? तो प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं? यू से। तो यू बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ यू बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी देख लीजिए, 2 घंटा के बाद गाड़ी ब्रेक मार देती है, तो ब्रेक मारेगा तो क्या चलेगा? गाड़ी की रुकेगा? तो गाड़ी रुक गई। गाड़ी क्या हो गई? रुक गई। तो अंतिम वेग में रुक गया, तो यानी कि भी कितना हो गया? 0। भी कितना हो गया? 0। समय कितना लगा? 2 घंटा। समय कितना लगा? 2 घंटा। त्वरण निकालना है तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी, तो v कितना है? 0, यू कितना है? 10 बटा समय कितना है? 2, यानी कि -10 बटा 2, यानी कि -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आया। अभी बताइए त्वरण है कि मंदन हो गया? ये मंदन। तो अगर मंदन में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? तो मंदन है इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितने बच्चों को आ रहा है? जो आ रहा है वही आप बजा सकते हैं। अच्छा ये मंदन में माइनस काहे नहीं लगाए? जोर से बोलिए। मंदन में माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। मंदन मैंने ऐसे ही समझ गया कि ऋणात्मक हो गया, लेकिन त्वरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -5। यहां तक क्लियर हो गया? तो जब यहां तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं गति समीकरण। क्या देख लेते हैं? गति का समीकरण या गति समीकरण जिसको बोलते हैं। तो गति का 3 समीकरण है, याद रखिएगा। गति का कितना समीकरण होता है? 3। क्या समीकरण होता है? पहला v बराबर आपको निकालना होगा तो u प्लस 80। v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। ये पहला सूत्र है। गति के कितने सूत्र हैं? 3। पहला सूत्र क्या है? v बराबर u प्लस 80। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या होता है? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर जोड़ 2as। ये आपको याद करना है। ये आपको क्या करना है? क्या याद करना है कि v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। दूसरा गति का सूत्र क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जो 2as। आपको पता है कि v जो है से अंतिम वेग है। v क्या कहलाता है? अंतिम वेग। u क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। ये तो पता है ना। t क्या है? तो समय। a क्या है? तो त्वरण। और s क्या है? तो वेग या दूरी। वेग या दूरी, समझे कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? वेग या दूरी। समझ में आई? अति वेग या दूरी कहते, विस्थापन या दूरी जी। एस को बोलते हैं विस्थापन या दूरी। समझ में आ गया बात है? विस्थापन या दूरी। क्लियर हो गया ना? जैसे ना ए का मान हम लोग क्या निकाल, देखें यहीं से हम लोग ए निकाले थे। कैसे? ए बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ तक यू पट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू।
ए में टी से गुना है और ए अलगे हो गया तो टी चल जाएगा भाग में, तभी ना ए बराबर भी माइनस यू बटा टी पढ़ रहे थे बार बार। तो अहिजे से निकला है, किस समीकरण से निकला है? गति के समीकरण से निकला है। अभी तीनों को सिद्ध करना है, तीनों को क्या करना होता है? सिद्ध। और जब तीनों सिद्ध हो जाएगा तो चैप्टर में समाप्त हो जाएगा। ये तीनों सिद्ध हो जाएगा तो चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। तो सिद्ध हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो सिद्ध करने के लिए आपको ग्राफ से सिद्ध करना है। इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा? तो ग्राफ से कैसे सिद्ध कीजिएगा? ध्यान से समझिए। देखिए, ग्राफ से सिद्ध करना है तो उसको बोलते हैं, इसमें दो चीज होता है, वेग और समय। इसमें क्या है? वेग और समय। तो इसको कहते हैं वेग समय ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ आपको ग्राफ बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसको सिद्ध कर देंगे, आप भी कहिएगा कि वाह सर तो सिद्ध हो गया, बड़ा अच्छा गति का समीकरण है। तो गति के तीनों समीकरण को याद रखिएगा, गति के तीनों नियमों को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, एकदम ही कंठस्थ हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं? कैसे? तब जैसे हमको कैसे याद है कि v बराबर यू प्लस एट टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2a एस। आ गया समझ में? एस क्या है? तो विस्थापन और दूरी है। टी क्या है? तो समय है। ए बराबर क्या है? तो एक्सेलरेशन है। वी बराबर क्या है? तो अंतिम वेग है। यू बराबर क्या है? तो प्रारंभिक वेग है कि नहीं? तो इसी तरह से आप लोगों को भी याद रहना होगा। और चलिए अब हम लोग सीखते हैं वेग समय ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ ऐसे है। देखिए, ग्राफ ऐसे ही ना हम लोग बनाते हैं जी, देखिए ध्यान से, ऐसे ही ना ग्राफ बनाते हैं। बोलिए। तो ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो सीख लीजिए। ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक होता है वाई अक्ष जो ऊपर की ओर होता है वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा में होता है उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और यहाँ पर जीरो बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं? जीरो। क्या बना देते हैं? जीरो। अच्छा, वाई अक्ष पर कौन रहेगा? तो वेग। वाई अक्ष पर कौन रहेगा? वेग। और एक्स अक्ष पर कौन रहेगा? तो समय। एक्स अक्ष पर कौन रहेगा? समय। क्लियर हो गया? तो एक्स अक्ष की ओर कौन रहेगा? समय। और वेग किधर रहेगा? तो वाई अक्ष पर रहेगा। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? तो अब ध्यान से समझिए, हमको सबसे पहला सूत्र सिद्ध करना है ये वाला, v बराबर यू प्लस एटी। क्या हमको सिद्ध करना है? v बराबर यू प्लस एटी। पहले उसी को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, कोई वस्तु मान के चलिए कि वेग इधर की ओर जाएगा, समय इधर की ओर जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यहां से समय इसी से बढ़ेगा, इसी से। अब जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा तो गाड़ी का स्पीड ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वेग इधर है और समय इधर है। तो समय बढ़ेगा तो वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो अगर कोई वस्तु, कोई माने है वस्तु जो चलना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है? चलना। तो चलना शुरू करता है इस पॉइंट ए से। कहां से? ए से। अब मान लिया कि चलते 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 वह यहां तक लास्ट गया, यहां तक आपको लास्ट गया, समझे कि नहीं? यहां पर पहुंच गया। तो अगर जैसे ही कोई वस्तु जहां से चलना शुरू कर देगा उसका नाम आप क्या रख दीजिएगा? यू। और जहां तक चला यानी कि अंतिम वेग जहां हुआ उसका नाम रख दीजिएगा v। समझ में आ गई बात? यहां तक में कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, अब ग्राफ है चूंकि, तो इसके सामने इसको मिला दीजिए, इसके सामने इसको मिला दीजिए। मिला दिए कि नहीं मिला दिए? तो इधर मान के चलिए कि जब चला होगा तो समय लगा होगा। तो कितना समय लगा? मान लिया जाए कि t समय लगा। और इसके सामने यहां पे पहुंच गया, यानी कि यह 20 को पॉइंट मान लीजिए, और इसको पॉइंट क्या मान लीजिए? c। इसको पॉइंट क्या मान लीजिए? c। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या कीजिएगा कि इसको यहां से डॉट डॉट करके इसको मिला लीजिए। तो ए बी सी, इसको मान लीजिए डी, और यहां पे कहिए पॉइंट ई। समझे कि नहीं? इसको क्या कहिएगा? ई। यहां तक में किसी को दिक्कत है? तो हमको निकालना है ये वाला फॉर्मूला। तो हमको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। तो त्वरण को क्या बोलते हैं? ए। त्वरण को क्या बोलते हैं? ए। पहले हम लोग, जैसे हमको प्रारंभिक वेग यहां से चलना शुरू कर दिया कोई वस्तु, और कहां पहुंच गया? v पर पहुंच गया, यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया u और अंतिम वेग हो गया v। तो वेग में परिवर्तन तो हुआ। कोई वस्तु यहां था, चलते चलते यहां पे पहुंच गया, है कि नहीं? तो निश्चित है कि इसमें प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v। और इसको u से v तक पहुंचने में कितना समय लग गया? t। कितना समय लग गया? t। कोई दिक्कत? त्वरण निकालिए। तो त्वरण का फॉर्मूला बताइए। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा क्या होता है? समय।
तो वस्तु जो है सबसे पहले देखिए, तो वेग परिवर्तन किसको कहते हैं? तो वेग परिवर्तन तो कहते हैं अंतिम वेग घटाव प्रारंभिक वेग। तो कोई माने वस्तु जब यहां पे पहुंच गया तो यानी कि कहां पर पहुंच गया? तो ओ से शुरू किया और कहां तक पहुंच गया? ओबी तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? ओबी तक। ये इसका अंतिम वेग है कि नहीं? और चलना कहां से शुरू किया था? तो यहां से, यानी कि ओए से चलना शुरू किया। तो ओए, समझे कि नहीं? और समय कितना लगा? तो समय लगा ओई, यहां तक चला तो इसको कहेंगे ओई। क्या कहेंगे? ओई। अब आ रहा है समझ में? अब बताइए, पूरा जो ओबी है, तो चूंकि यहां तक आया तो यानी कि इतना दूरी पहुंचा, तो इतना दूरी क्या है? भी, या भी पर पहुंच गया। और इतना दूर क्या है? यू। इतना दूर क्या है? यू। इतना दूर क्या है? यू। अगर ये टी समय लगा तो ये टी समय ऐसे लिख दीजिए, तो ये भी हो जाएगा टी समय ऐसे। आ रहा है समझ में? तो अब ओबी निकालिएगा, तो ई वाला जब भी हो गया तो ओबीओ भी तो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट जितना ई है उतना ही ई हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? भी। इसको लिखेंगे भी। और ओए कितना है? यू, तो इसको लिख देंगे यू। और ओई कितना हुआ? तो टी, तो इसको लिख देंगे टी। तो ए बराबर हो गया भी माइनस यू बटा टी। अब देख लीजिए यहाँ पे टी में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर भी माइनस यू। अब माइनस यू को ई पट्टी ले आइए तो क्या लिखेंगे? ए टी प्लस भी, ए टी प्लस यू, इधर क्या हो जाएगा? भी। तो इसलिए अब इसको सरिया दीजिए, तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं? यू प्लस ए टी। यही ना प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया? पहले का हम लोग सिद्ध कर दिए। पहला मेरा सिद्ध हो गया। पहला हम लोगों को सिद्ध हो गया फॉर्मूला कि भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। और हम लोगों ने कैसे इसको सिद्ध किया? तो ग्राफ से। कौन ग्राफ से? तो वेग समय ग्राफ से। कैसे सिद्ध किए? वेग समय ग्राफ से। आ गया? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देख लेते हैं दूसरका को सिद्ध करके। किसको सिद्ध कर लेते हैं? दूसरका को। तो देखिए ध्यान से, दूसरा को कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको थोड़ा साइड रखिए तो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा को देखिए कैसे सिद्ध करते हैं से। देखिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा को हम लोग सिद्ध करते हैं यहां पे। दूसरा में सिद्ध करना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे पहले एक बात समझिए, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से समझिए, वेग समय ग्राफ जब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, क्षेत्रफल का मतलब कि अंदर के पूरी जगह का निकाल लीजिएगा। जैसे आप लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं? लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है ना। तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उस क्षेत्रफलवा को किस नाम से जानते हैं? है ना। तो उसको हम लोग वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दिखाता है? विस्थापन को दिखाता है। किसको दिखाता है? विस्थापन को दिखाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसको बल्कि हम घेर दे रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, कि वेग समय ग्राफ जो है, देखिए ध्यान से, कि वेग समय का जो ग्राफ है अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन। और विस्थापन को किससे सूचित करते हैं? तो एस से। इसको किससे सूचित करते हैं? एस से। कैसे सूचित करते हैं? एस से। जहां विस्थापन होगा वहां एस लिख देंगे, या दूरी होगा तो एस लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं बात? जैसे मान के चलिए, बात को समझिए, जैसे कोई वस्तु यहां तक गया, मान लीजिए कि ग्राफ है, यहां तक गया तो यहां तक गया तो 10 किलोमीटर चला, और इसको यहां तक जाने में कितना लग गया? 5 घंटा। तो सीधा इसको इसके मिला देंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हुआ ना। तो ये 50 किलोमीटर क्या हो गया? तो 50 किलोमीटर हमारा हो गया। देखिए 50 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? तो ये विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। समझ में आ गया बात? जैसे कोई गाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और 5 घंटा के बाद, तो 5 घंटा, 1 मिनट, कोई गाड़ी है 10 किलोमीटर की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है,
प्रति घंटा के मतलब क्या हो गया बटा एच, और कितना घंटा के बाद 5 घंटा के बाद, तो 5 घंटा के बाद तो एच से एच खत्म, तो 10 50 50 किलोमीटर वो चला है ना। तो ये क्या निकल गया विस्थापन, क्या निकल गया विस्थापन। क्लियर हो गया, ये मेरा क्या निकल गया विस्थापन। तो यही है, और क्या ग्राफ में यही हो जाता है क्षेत्रफल, यही क्या हो जाता है क्षेत्रफल। तो अब जैसे क्षेत्रफल निकालिएगा तो हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ओ ए, यहाँ पे है सी डी ई का, ओ ए सी डी ई का, ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज न है, कैसा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब है कि नहीं, समलंब है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए समलंब चतुर्भुज में होता है क्या चीज, कि जिसकी दो भुजाएं समानांतर और दो भुजाएं असमानांतर, या समलंब इसी को ना बोलेंगे कि क्या है। जैसे देखिए इसमें समानांतर कौन है, तो ई वाला, ई देखिए ई वाला रेखा और ई वाला बढ़का, ई वाला, ये दोनों क्या है समानांतर, और ई वाला ऐसे मिला हुआ है और ई वाला ऐसे है। तो क्या ई वाला रेखा समानांतर है, नहीं, काहे नहीं है। तो इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो एक समय आएगा जहां पे कट जाएगा। तो कटने वाली रेखा को समानांतर रेखा नहीं कहते हैं। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। लेकिन ई अब देखिए तो जरा सा, अब यहां देखिए तो हम बता रहे हैं, सो ई वाला लाइन है और ई वाला लाइन है, दोनों को बढ़ाते रहिए अपने सिद्ध में, ये दोनों को बढ़ाते रहिए अपने सिद्ध में, कहीं जाके कटेगा, तो इसको बोलेंगे समानांतर रेखा। तो जब किसी चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्र निकालिएगा, तो पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ओ ए, देखिए ध्यान से, ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए ई वाला और ई वाला दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे पहले हम इतना दूर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इतना दूर का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो हो जाएगा ना। तो ई वाला के नाम क्या है, ए सी डी, क्या है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए डी ई, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अभी आप लोग क्या लिखे कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विस्थापन। और विस्थापन को कैसे सूचित करते हैं, एस से। तो इसको एस लिख दिए तो कोई दिक्कत है, इसको एस लिख दिए तो कोई दिक्कत है। तो एस बराबर देख लीजिए एसीडी का क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल है, एसीडी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा कितना इसमें, तो देखिए ई वाला एडी क्या है आपका, आधार है ना है जी, एडी क्या है, आधार है ना, एडी क्या हो गया, आधार है कि नहीं। और ऊंचाईवा क्या हो गया, सीडी, ऊंचाईवा क्या हो गया, सीडी प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है क्या चीज, ओ ई, लंबाई क्या है, ओ ई, गुना चौड़ाई क्या है, ओ ए, चौड़ाई क्या है, ओ ए। आया समझ में। अब इसी को सेट कर देना है, इसी को क्या कर देना है, सेट। तो देखिए ध्यान से, 1/2 गुना एडी। अब देखिए एडी वाला कह रहे हैं ई वाला, तो ई वाला तो टी है, ई वाला क्या लिखा हुआ है, टी। तो एडी को क्या लिख देंगे हम लोग, टी नहीं लिखा हुआ है, देखिए ना एडी बराबर यहाँ पे टी नहीं लिखा हुआ है। अरे ई वाला टी है तो ये भी क्या हो जाएगा, टी। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, टी। और सी डी, देखिए सी डी, देखिए सी डी है, तो सी डी कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, सी डी कैसे लिखेंगे, पूरा अगर इसी में से पूरा जो पूरा लेनवा लिख लीजिए, इसका पूरा लेनवा का क्या नाम है, सीई। और ओकरा में से ई वाला घटा देते हैं, डीई, ओकरा में से क्या घटा देते हैं, डीई। फिर से समझिए, सी घटाओ डीई, फिर से समझिए, हमको निकालना है ये वाला लाइन, देखिए ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा बढ़का लेनवा में से उतना दूर हटा दीजिएगा तो इतना दूर नहीं बच जाएगा। तो पूरा बढ़का के नाम क्या है, ईसी, तो ईसी लिख दिए, और ओकरा में से डी घटा दिए, डी घटा दिए तो सीडी नहीं बच जाएगा।
आया समझ में? कैसी बोल रहा है यस सर? आए आ गया प्लस ओ ई। अब देख लीजिए ओ ई, तो ओ ई है कितना? टी। ओ ई कितना है? टी। अब गुना ओ ए कितना है? तो यू। देखिए ओ ए लिखे ना कि यू है, देखिए ना यहाँ पे यू है। ओ ए कितना है? यू। तो इसको लिख दीजिए यू। लिखा गया कि नहीं लिखा गया? यहां तक लिखा गया। अब इसको हल कीजिए, तो हाफ गुना टी गुना अब सीई, तो सीई एकदम यहां तक, तो पूरा सीई को हम लोग क्या कहे हैं? भी। क्या कहे हैं? भी। घटाओ डीई, तो डी को क्या बोल रहे हैं? यू। डी को क्या बोल रहे हैं? यू प्लस यूटी। इसको क्या बोलेंगे? यूटी। यू में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूटी नहीं हो जाएगा जी? जल्दी से बोलिए ना, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? यूटी हो जाएगा। अब देख लीजिए आराम से इसको। अब कैसे इसको हल करेंगे? तो अब यहां से देखिए, अब यूटी को आगे लेके चलाइए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ। समझ लीजिएगा, हाफ। अब देख लीजिए, एक फार्मूला आपको पढ़े थे कि ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है। देखिए यहां पे क्या पढ़े हैं, यहां लिखे हैं ना जी कि एक्सीलरेशन बराबर भी माइनस यू बटा टी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब टी को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर क्या चीज? भी माइनस यू। तो भी माइनस यू बराबर यहां पर अगर 80 लिख दे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो ई हो जाएगा हाफ गुना टी गुना भी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? 80। भी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? 80। कोई पूछेगा कि भी माइनस भी माइनस यू था तो 80 काहे लिख दिए? तो देखिए काहे लिख दिए, से लिखा गया ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तुरंत का फॉर्मूला ये होता है ना कि भी माइनस यू बटा टी, तो टी को ही पट्टी ले आया तो हो गया 80। इधर बच गया भी माइनस यू, तो भी माइनस यू बराबर 80 लिख सकते हैं ना। तो भी माइनस यू को जगह पर 80 लिख दिए, तो इसलिए एस बराबर क्या हो गया? इसलिए एस बराबर क्या हो गया? यूटी प्लस हाफ। ए है तो ए, टी दू गो है तो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था। देखिए तो दूसरा का सिद्ध हो गया, सिद्ध है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर सिद्ध हो गया। तो हम लोग सिर्फ सूत्र जान नहीं रहे हैं, बल्कि दो गो सूत्र को हम लोगों ने क्या कर लिया? सोल्व। हम लोग क्या कर लिए? सोल्व। समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो समझ में आ ये रहा है तो ठीक है। अब इसको उसको ऊपर कर दीजिए, अभी हमको यहां से काम है। अब तीसरा सूत्र को देखिए, सिद्ध करते हैं। तीसरा सूत्र को सिद्ध कर देते हैं। अब डायरेक्ट बोलिए कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? डायरेक्ट एकदम। तो समलंब चतुर्भुज का नाम क्या होता है? देखिए यहां पे समझिए, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है? ओ ए सी डी ई। ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल। कितना बच्चा को पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो नहीं अगर याद है तो याद कर लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। यही होता है इसका फार्मूला। समझे कि नहीं? समलंब चतुर्भुज का फार्मूला यही होता है। क्या होता है? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर दो भुजा है ना। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर। तो समानांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। तो अब जरा चलिए, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, और आपको पढ़ाए हैं अभी कि माने चतुर्भुज का अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, ग्राफ में क्षेत्रफल निकालिएगा, तो उसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को किससे सूचित करते हैं? एस से। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? हाफ गुना अब समानांतर भुजा, तो समानांतर भुजा ओए और ये वाला क्या है? सीई। ओए और सीई, तो ओए और सीई को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। गुना ऊंचाई कहता है। तो भैया जब देखिए ऐसे है तो यही वाला ना ऊंचाई बन जाएगा। एडी क्या बन जाएगा? इसका ऊंचाई। एडी क्या हो जाएगा? ऊंचाई। होगा कि नहीं होगा? तो अब देख लीजिए, हाफ गुना अब कहता है ओए, तो ओए कितना है? यू। ओए कितना है? यू प्लस सीई। सी कितना है? भी। तो यू प्लस भी। एडी, एडी कितना है? टी।
AD कितना है T। यहां तक में किसी को दिक्कत है? अब चलिए ध्यान से, अब देख लीजिए यहां। तो अब यहां तक जब आ गए तब इसको क्या लिखेंगे से समझिए। यहां भी S है तो S में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2S। कितना हो जाएगा 2S है ना। S में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2S। तो 2S बराबर क्या लिखेंगे इधर देखिए U प्लस V। क्या लिखेंगे U प्लस V। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए यहां क्या लिखा हुआ है T। तो अब जरा सा हमको समझाइए आप लोग यहाँ पे कैसे समझाइएगा सो समझिए। देखिए यहां ध्यान से, कहां लिखे हो, यहीं पे देख लीजिए ना बगलवा में, यहाँ पे नोट में नीचे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप लोग, क्या पढ़े हैं अभी कि A बराबर होता है मेरा, A बराबर होता है V माइनस U बटा T। होता है कि नहीं होता है? तो यहां T उधर चला जाएगा तो हो जाएगा TA बराबर V माइनस U, और यहां से T निकालिएगा तो क्या हो जाएगा V माइनस U बटा A। तो T के मान V माइनस U बटा A रख दे। T का मान यहाँ पे V माइनस U बटा A लिख दे कि कोई दिक्कत? अब चलिए यहां से यहां आइए, तो यहां आइएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 2S है तो 2S रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको भी U प्लस V न लिख करके V प्लस U लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? यहाँ है कितना V माइनस U और नीचे है कितना A। नीचे कितना है A। अब A को E पट्टी ले आइए तो क्या हो जाएगा 2AS। क्या हो जाएगा 2AS। और अब ध्यान दीजिए A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर। तो A के जगह पर है V तो V स्क्वायर घटाओ U स्क्वायर। हो गया कि नहीं? जोर से बोलिए। अब देख लीजिए माइनस U को E पट्टी ले आइएगा तो क्या हो जाएगा U स्क्वायर। आई हो जाएगा कितना 2AS। आई कितना हो जाएगा V स्क्वायर। कितना हो जाएगा V स्क्वायर। अब इसको और तनी बढ़िया से लिख दीजिए तो V स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा U स्क्वायर जोड़ 2AS। यही ना सिद्ध करना था, तीसरा का नियम यही ना था। हो गया, समझ में आया सबको? ये पूरा समीकरण समझ में आया? तो गति का कितना नियम है, गति का कितना समीकरण है 3। कौन कौन समीकरण है? तो V बराबर U प्लस 80, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा का है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जोड़ 2AS। हम लोगों ने ग्राफ का प्रयोग करके इन तीनों समीकरणों को सिद्ध किया कि नहीं किया? और जब तीनों समीकरण सिद्ध हो गया तो आप लोगों को आया कि नहीं आया? जिनको कंफ्यूजन होगा थोड़ा वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और अगर इस समझ में आ गया तो आप लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त। दूसरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। यानी कि अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।